everyone, welcome back to my channel. So here we have taken chapter number 14 of class 9th, that is natural resources, and I have already made 2 videos on this chapter. So if you haven't watched, please go and watch that video. Okay, so in my previous video we have talked about the role of atmosphere in the climate control. हमने एयर की बात की थी. We have talked about winds, ठीक है, उनके मूवमेंट्स से रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी. रेन से रिलेटेड बात की कि कैसे कॉज होती है वो, और साथ ही साथ हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे. तो एयर पॉल्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है. सो नाउ इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर and water pollution and about the soil and soil pollution. Okay, so we all know कि अर्थ जो हमारा है वो पूरा एटलीस्ट 75% अगर हम कहें तो वो कवर्ड है पूरा. कह लें तो 3/4 पार्ट जो हम बोलते हैं ना अर्थ का, वो 3/4 पार्ट वो पूरा वाटर से ही भरा हुआ है, ठीक है, कवर्ड है. बट उसमें से जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, ड्रिंकिंग वाटर वो बहुत ही कम है, ठीक है. ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ पे, बट इफ़ आई विल टॉक अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है. तो जो वाटर है हमारे सरफेस पे या अंडरग्राउंड फॉर्म में भी है. साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में हम क्या बोलते हैं कि मतलब एयर के साथ साथ हमारे कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में. तो उस फॉर्म में भी अगर हम कहें तो वाटर प्रेजेंट है. और अगर हम देखें तो जो अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीज और ओशियंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सीज और ओशियंस हैं तो वाटर से ही भरे होंगे. तो ज़्यादा तक फॉर्म में इसी तरीके से जो वाटर है हमारे अर्थ पे है. ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा कम है. तो फ्रेश वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स एट द 2 पोल्स एंड ऑन स्नो कवर्ड विद कवर्ड माउंटेन्स, ठीक है. तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर और जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब का पानी जो होता है वो फ्रेश होता है. ओके, तो बट अगर हम देखें फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत कम है, ठीक है. अगर गर्मियों में देखा जाए तो पानी की समस्या इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत जगह देखने को मिलती है कि वाटर की शॉर्टेज हो गई. इवन रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पानी नहीं मिल रहा है, और इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि उन्हें कम से कम पीने का पानी मिल सके. एंड सम पीपल्स आर फोर्स्ड टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन फेचिंग वाटर फ्रॉम फार अवे सोर्स. बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक वो जाते हैं और वहाँ से वो वाटर को लेकर के आते हैं ताकि उनके घर में एटलीस्ट ड्रिंकेबल वाटर हो, ठीक है. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है कि मैनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर ट्राइंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग. तो फाइंड आउट दीज टेक्निक्स एंड हाउ दे वुड इंक्रीज द वाटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़. कैसे हम कैसे क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें और उनका यूज़ प्रॉपर वे में हो सके. अगर वो नीचे भी गिर रहे हैं तो किस तरीके से हम उन्हें कंजर्व कर सके, क्या टेक्निक हो सकती है. सो वाई वाटर इज़ सो नेसेसरी, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, या उनके लिए है भी कि नहीं है. तो अगर हम देखें, अगर किसी भी सेलुलर प्रोसेस के लिए तो वाटर जो है एक बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, वाटर इज़ अ मीडियम. कोई भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, मतलब ह्यूमन को अगर वाटर नहीं मिलेगी तो सेल्स जो हैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, ठीक है. एंड ऑल द रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन सेल्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. और ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ सब्सटेंस को अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में हो करके ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं. एंड दैट इज़ ड्यू टू द वाटर के आराम से वो पहुंच जाती है. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को उन्हें मेंटेन करने के लिए उनको
वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडीज़ इन ऑर्डर टू स्टे लाइव। उनके लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर लेवल बहुत ज़्यादा मस्ट है कि मेंटेन रहे उनकी बॉडी में, ठीक है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की, रिक्वायर्स फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज़ कैन नॉट टॉलरेट, नहीं टॉलरेट कर सकते कि इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर वो नहीं टॉलरेट कर सकते। बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दे कांट सर्वाइव इन द सेलाइन और सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो जो अगर देखा जाए तो वाटर जो है इज़ अ सोर्स नीड टू बी ईजिली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। क्यों हमें प्लांट्स को भी देना पड़ता है, ठीक है। मतलब ट्रीज़ को भी तो हम पानी देते हैं, मतलब प्लांट्स को भी हम पानी देते हैं, ठीक है। हमें खुद के पीने के लिए भी पानी चाहिए होता है। इवन सम एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो सेलेक्ट स्मॉल एरिया नियर अ वाटर बॉडी एंड इट मे बी, ये एक्टिविटी 14.8 है। आपको एक स्मॉल एरिया का लेना है वाटर बॉडी के आसपास, कहीं पे भी रिवर हो, स्ट्रीम हो, लेक हो, पॉन्ड हो, और काउंट करना है कि उसके आसपास कितने एनिमल्स या प्लांट्स रह रहे हैं। एंड चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किस किस टाइप के स्पीशीज़ हैं वो भी आपको करना है, फिर कंपेयर करना है। इसी टाइप की एक्टिविटी है, आप अपने एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है 14.9 में भी है कि सेलेक्ट एंड मार्क आउट द स्मॉल एरिया इन सम अनयूज्ड लैंड इन आर, या मतलब अनयूज्ड लैंड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जा रही हो, चाहे वो आपके घर के आसपास हो, चाहे स्कूल के आसपास हो। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है कि वहाँ पर कितने प्लांट्स और एनिमल्स रह पा रहे हैं और किस किस स्पीशीज़ के रह पा रहे हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। या आप चाहें तो इसका एक डेटा भी बना सकते हैं। अब जो बात है ना कि अगर हम दोनों रिज़ल्ट को कंपैरेटिवली अगर मिलाएंगे बाद में, तो हम देखेंगे कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द नंबर ऑफ वैरायटी। जैसे कि अगर किसी एरिया में पानी है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, प्लांट्स भी सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनको वो चीज़ मिल रही है। तो वहाँ पर हमें ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक, यू वुड फाइंड अ ग्रेटर वेराइटी एंड अबंडेंस ऑफ लाइफ। तो अब जैसे रेनफॉल की बात है कि देयर आर जो वहाँ की बात हो रही है कि जैसे अगर हम बात करें इन अ रीजन दैट रिसीव्स एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, और रीजन दैट रिसीव्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन द ईयर। ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पर केवल 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। हम इसे मैप के थ्रू या एटलस के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी है इसीलिए हरियाली है वहाँ पर, बहुत सारे आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज़ बट दैट आर एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बट इट ऑल्सो डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग। मतलब कि केवल जो स्पीशीज़ रह रहे हैं केवल उनके लिए तो ज़रूरी है, बट हमें डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उन स्पीशीज़ में हमें देखने को मिलेंगी जो सर्वाइव कर सकती हैं उस जगह पर, ठीक है। एंड अगर हम देखें कि वाटर के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। जैसे कुछ अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी ज़रूरी है ना, और उसके साथ साथ में सॉइल भी ज़रूरी है, ठीक है। टेम्परेचर भी ज़रूरी है, वाटर के साथ किसी भी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए वाटर, टेम्परेचर एज वेल एज सॉइल की भी ज़रूरत होती है। और जो वाटर है इट इज़ द मेजर सोर्स
विच डिटरमाइंस द लाइफ ऑन लैंड। ओके, सो अब बात करें हम वाटर पॉल्यूशन की, तो एनीथिंग मतलब एनी डिज़ायरेबल चेंज इन द वाटर रिजर्वॉयर या वाटर रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन। कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जिससे जो हमारे वाटर मतलब जो वाटर रिजर्वॉयर हैं या वाटर रिसोर्सेज उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, किसी भी चीज़ से, दैट विल बी कॉल्ड एज पोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, वी आर यूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स, वी आर यूजिंग पॉलीथीन्स ना। पॉलीथीन्स के अलावा व्हाट वी आर यूजिंग, हम लोग और क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सो मच ऑफ डिटर्जेंट्स we are using that are getting and they are these are getting immersed in that in the river and they pollute the river and the water bodies। ठीक है, इतनी डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इतना केमिकल्स हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे रिएक्शंस हमारे लेबोरेटरीज में हो रहे हैं, उनका पानी जा रहा है, तो वेयर दे आर गोइंग, दे आर गोइंग इन द वाटर बॉडीज एंड दे आर पोल्यूटिंग दैट वाटर बॉडीज ना। तो वही है कि जो वाटर जो है, जब जैसे वी ऑल नो कि फार्मर्स जो हैं दे यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर फार्म्स। तो जो वाटर है, जब हम पानी डालते हैं अपने क्रॉप्स में, तो फर्टिलाइज़र के साथ वो डिज़ोल्व होते हैं, और मान लीजिए अगर उसी समय बारिश होगी तो वो बह करके रिवर्स में बह करके पूरा जाएंगे रिवर्स में, लेक्स में, फिर वो वहाँ पर भी पॉल्यूट करेंगे, जो मतलब हमारे पीने लायक पानी हो पीने लायक भी नहीं बचेगा। ठीक है, एंड सम परसेंटेज ऑफ दी सब्सटेंस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज़, बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत जैसे कि बहुत सारी जो नालों का पानी आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है टाउन से, सिटीज़ से, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि कितना ज़्यादा वेस्ट निकालनी है, सारा रिवर्स और लेक्स में जाता है और वो हमारे वाटर बॉडीज़ को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वो मतलब वाटर बॉडीज़, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे जो वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, मतलब मर जा रहे हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए जो लोग जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं, उनको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए ना। तो वो अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा पानी तो भी वो इफेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा तब भी वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वॉयर वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरफेस पे नहीं रह पाते हैं, बिकॉज वहाँ थोड़ा सा गर्म होता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रिवर है या लेक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसे वाटर बॉडी मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर बॉडीज़ के हैं, जो ऊपर नहीं रह पाते, नीचे रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा उनको उस तरीके का टेम्परेचर मिल जाता है जो उनको चाहिए। अब इतना भी ज़्यादा ठंड ना हो कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँ, इतना भी ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएँ, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो ये सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो वाटर बॉडीज़ के अंदर रह रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही हैं या कुछ ऐसा डिज़ास्टर आया है उसकी वजह से, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड। तो इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स एंड हार्म सम अदर लाइफ फॉर्म्स। नाउ दिस affect the balance between various organisms which has been established in the system. So अब क्या है कि we use the term water pollution to cover the following effects। जैसे अगर हम लोग देख लें कि बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल थिंग्स हैं जो वाटर बॉडीज़ में मिल जा रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, तो लोग उसको फार्मिंग में यूज़ करते हैं, बट जैसे जैसे अगर वो पानी में मिलता चला जाता है तो वाटर बॉडीज़ हमारी मतलब वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाती हैं। जस्ट लाइक मर्करी सॉल्ट विच आर यूज्ड बाय पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री के मतलब यूज़ करते हैं मर्करी सॉल्ट एंड इट इज़ पॉइजनस सब्सटेंस। ओके,
सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेज ऑल्सो, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेज भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके। अब जो है कि जो डिज़ायरेबल सब्सटेंस है जो वो वाटर बॉडीज से रिमूव कर दिया जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं वाटर के अंदर, उनको भी ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। तो एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज़ हो रहा है कि हाँ उनका जो ऑक्सीजन है अमाउंट का वो रिड्यूस हो रहा है और दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो हाउ दे विल सर्वाइव ना, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स कुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज़। अब इसके अलावा क्या चीज़ है, एक चेंज इन अ टेम्परेचर, जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो उनके पास क्या है कि उनको रहने के लिए एक रेंज तक का एक टेम्परेचर चाहिए, मतलब एक टेम्परेचर चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से सर्वाइव कर सके ना। तो बट अ सडन मार्क चेंज इन द टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम एंड अफेक्ट देयर ब्रीडिंग, ठीक है। कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ब्रीड कर पाते हैं इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो अगर उनको उस तरीके का टेम्परेचर नहीं कर पाए मिलेगा तो वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, एंड जो आगे जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाएंगे ना। तो द एग्स एंड लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टिबल टू द टेम्परेचर चेंजेस ना। अब जैसे है तो हमें करना क्या है बेसिकली कि हमें पानी को गंदा नहीं होने देना है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसको ऐसे करना है कि वो पानी जो है फ़िल्टर्ड होके जाए, ठीक है। इतना ना हो कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि जो उसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी मर जाएं और पीने लायक भी पानी वो ना बचे, ठीक है। धीरे धीरे करके जो परसेंटेज है पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का, वो धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जा रहा है, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो एक मतलब है ही जिम्मेदार। इसके अलावा और भी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड फॉर द सर्वाइवल, for our survival, for the animal survival and plant survival, we need water. We need a water. Okay. So our next topic is about the soil and minerals riches in the soil. तो सब जो important resource है जो कि डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है कि किस तरह मतलब इस एरिया में किस तरीके की डाइवर्सिटी होगी, इस तरीके की मतलब कैसी डाइवर्सिटी होगी, वो सारी चीज़ें जो डिपेंड हो पाती हैं वो दिस इज़ जस्ट ड्यू टू द सॉइल, कि वहाँ का सॉइल कैसा है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ की ऊपर की जो क्रस्ट होती है, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रस्ट। तो जो क्रस्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत लाइफ फॉर्म्स भी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब लाइफ फॉर्म्स पाए, बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स पाए जा रहे हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होगा, ओके। बट ये जो मिनरल्स हैं, दिस विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ़ मिनरल्स आर बाउंड अप इन अ ह्यूज रॉक, तो नहीं मिल पाएंगे हमें। तो जैसे अगर कहा जाए तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो रॉक हैं एंड रॉक्स एट और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, मतलब ये ऊंचे ऊंचे जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको लगा है, धीरे धीरे करके ये टूट गए हैं। कैसे टूट गए हैं उसके लिए बहुत सारे फिजिकल रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए हवा एक रीज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ये भी रीज़न हो सकता है, ठंडा गरम मतलब गर्मी होगी तो मतलब एक्सपेंशन होगा, फिर ठंडी होगी फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये भी एक मतलब चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं। बहुत सारे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों जिसकी वजह से
जो ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो टूट गई हों, और बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं, जस्ट लाइक देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, जो कि वो धीरे धीरे रॉक्स को फाइन पार्टिकल्स में बदलते चले जाते हैं। तो ये एंड में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो ब्रेकिंग है, धीरे धीरे टूट करके ये जो रॉक्स हैं वो नीचे गिरते गए, फिर गिरते गए, और धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेस दैट मेक द सॉइल? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सॉइल कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट मेक द सॉइल? तो पहला जो फैक्टर है जो आपकी बुक में दिया है, दैट इज सन, सूरज। कैसे? अब देखिए क्या है कि जैसे वी ऑल नो कि सूरज की रोशनी पड़ती है और बहुत तेज़ रहती है, अगर गर्मियों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन के टाइम पे जो सन की जो हीट जो रोशनी होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, तो जब ये पड़ती है रॉक्स के ऊपर, तो रॉक्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपैंड कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ, एक्सपैंड कर जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और नाइट में जब रॉक्स ठंडी हो जाती हैं तो वो कूल्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे वी ऑल नो कि अगर हमें गर्मी लगती है, सो वी डोंट वांट टू गो क्लोज विद एनीवन ना, किसी के अगल बगल ज़्यादा बैठना नहीं पसंद करते, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी लग रही होती है। लेकिन जब वही ठंड का मौसम आता है तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग सिकुड़ के रहते हैं, मतलब बहुत कॉन्ट्रैक्ट करके रहते हैं ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है रॉक्स के ऊपर तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, और जब नाइट होती है तो वो कूल डाउन होते हैं और वो रॉक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सो वी ऑल नो कि जैसे कि अगर उनके सारे पार्ट्स की अगर हम बात करें रॉक्स के, तो वो सारे पार्ट्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं सेम रेट पे, मतलब कि सेम रेट पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक है, क्रैक पड़ जाते हैं, और वो जो क्रैक है धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगता है, और वो स्मॉलर पीसेज में हो जाता है, और वो और धीरे धीरे अगर नीचे, अगर इतना ऊंचा पहाड़ धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते और टूटता जाएगा और टूटता जाएगा और टूटता जाएगा, और स्मॉलर पीसेस में होता जाएगा, और वो धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम वही वाटर की बात करते हैं, तो वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉइल फॉर्मेशन। तो अब ये कैसे हेल्प करता है? अगर हम वाटर को देखें, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन 2 वेज। अब जैसे वाटर है, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कैसे होंगे, क्रैक्स पड़ सकते हैं, वाटर कुड गेट इनटू क्रैक्स। जैसे पानी बरसा और वो उस क्रैक्स में मतलब चला गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ मान लीजिए पेड़ मतलब आपका रॉक है और यहाँ पर कुछ क्रैक पड़ गया है, और पानी बरसा और इस क्रैक में मतलब वो पूरी तरीके से पानी जमा हुआ है ना। अब धीरे धीरे करके अगर रात हो रही है या कुछ ठंडा मौसम हो गया तो वो फ्रीज़ होगा, तो जिसकी वजह से जो क्रैक होगा ना वो और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा। तो ये जो क्रैक है, ये जो फ्लोइंग है वाटर का धीरे धीरे, ये जो मतलब बहुत ज़्यादा अगर बारिश भी होती है ना, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ज़्यादा तेज़, तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स है ना वो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टूटते चले जाते हैं नीचे नीचे, क्रैक्स, दरारें आने लगती हैं, और वो दरारें धीरे धीरे करके टूट के नीचे ज़मीन पर आने लगती हैं, और जिससे रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक वन मोर थिंग कि द फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है ऑफन कैरीज बिग और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम्स, नीचे आती चली जाती हैं। ओके, तो जब आपस में जब ये रॉक्स जो हैं नीचे आएंगी, मान लीजिए यहाँ से एक रॉक टूट के नीचे आई, तो धीरे धीरे इसमें और मतलब रगड़ पड़ता है ना इस रॉक के ऊपर, फिर धीरे धीरे और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पर हमें जब मतलब सॉइल हमें मिल जाती है। तो वाटर देन टेक्स दीज पर्टिकुलर अलॉन्ग विद इट एंड डिपॉजिट इट्स फर्दर डाउन इट्स पाथ। तो soil is thus found in places far away from its parent rock. Wind is also another
फैक्टर जिससे कि सॉइल फॉर्म हो सकता है। अब कैसे, अगर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर से अपनी जो लेयर्स हैं वो उड़ाती चलती हैं ना। तो मान लीजिए कि किसी वजह से, सन की वजह से या वाटर की वजह से यहाँ कुछ दरार पड़ी और अचानक से बहुत तेज़ विंड आ रही है, बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि अभी तक नहीं जा पाए हैं नीचे, ठीक है, यहाँ तक, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी होता है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो इरोड रॉक्स डाउन एंड द विंड ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डस्ट। जैसे जो अगर हम वाटर को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह तक सैंड को ले जाने का काम वाटर करते हैं ना। नदियों में नीचे क्या होता है, सैंड होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। इन द सेम वे जो एयर विंड होती है तो वो भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह सैंड को कैरी करवाने का काम इनका भी होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ ऑफ द सॉइल, ठीक है। जैसे लाइकेन है, लाइकेन के बारे में आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा है। जैसे जो एल्गी है, एल्गी प्लस फंजाई, सो आप इसी को बोलते हैं ना लाइकेन, ठीक है। तो जो लाइकेन होता है दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स के सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो करते रहते हैं ना, तो दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर, मतलब पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे मतलब बदल देते हैं वो। और इस तरीके से ना जो एक थिन लेयर है वो सॉइल की वो फॉर्म होने लगती है। और जब अदर स्मॉल प्लांट्स जैसे कि मॉजेस हो गए, दीज आर ऑल्सो प्लांट्स, तो ये जो मॉजेस हैं दे आर एबल टू ग्रो ऑन दी सरफेस एंड दीज कॉज द रॉक टू ब्रेक अप फर्दर। धीरे धीरे करके, अब मान लीजिए कि ये पहाड़ है, इस पर कुछ प्लांट्स ग्रो कर गए, तो मान लीजिए इनकी जो रूट्स हैं ना वो धीरे धीरे इस पहाड़ को ऐसे क्रैक कर देंगी, तोड़ देंगी धीरे धीरे इनकी जो रूट्स रहेंगी। तो जिसकी वजह से क्या है, इनमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। और जब क्रैक्स पड़ने लगते हैं तो फिर ये क्या होंगी, धीरे धीरे रॉक टूटने लगेगा और जैसे ही ब्रेकअप होने लगेगा धीरे धीरे वो सॉइल का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो वही चीज़ बताई गई है, द रूट्स ऑफ द बिग ट्री समटाइम्स गो इनटू द क्रैक्स इनटू द रॉक्स एंड एज द रूट ग्रो बिगर द क्रैक इज फोर्स्ड बिगर। ओके, अब ये एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपको सॉइल लेना है, बीकर लेना है जिसमें पानी हो, और पानी जो है एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए सॉइल से। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए उस सॉइल मतलब ये जो बीकर है इसमें सॉइल रखा, मतलब ये सॉइल है, वाटर है, इसको खूब देर के लिए स्टर करना है, फिर थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देना है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये जो लेयर फॉर्म होगी, अब थोड़ी देर के बाद जब आप उसे सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेयर सी बन जाएगी। अब लेयर सी बन जाएगी, आप देखेंगे कि ऊपर में ना बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, नीचे में थोड़े भारी पार्टिकल्स होंगे, मतलब बड़े बड़े होंगे। तो वही आपको देखने को वो मिलेगा, वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। एज यू हैव सीन सॉइल इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें बहुत, वी ऑल नो कि सॉइल इज़ अ मिक्सचर, ठीक। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक से और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। उसके साथ साथ उसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या है, इट ऑल्सो कंटेन बिट्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो अगर वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं तो मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो दैट डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ह्यूमस। तो अगर सॉइल में अगर वो मिला हो तो वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। और सॉइल में बहुत कुछ ना कुछ ऐसे करके जो अगर जानवर या पेड़ पौधे वहाँ रह रहे हैं तो वो कभी ना कभी डेड होंगे तो वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म द ह्यूमस। तो जो टाइप है, द टाइप ऑफ सॉइल इज़ डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। जो सॉइल की टाइप जो होती है ना वो कैसे डिसाइड की जाती है कि किस
टाइप मतलब किस साइज़ का पार्टिकल है, किस साइज़ का पार्टिकल, उस तरीके के जो टाइप्स हैं ना सॉइल के वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वालिटी है सॉइल की वो भी डिसाइड की जाती है किस पे, कि कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस है। मान लीजिए इस एरिया में, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ पौधे और जानवर थे और वो मरे हुए हैं, मतलब डेड हो गए हैं, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस रहेगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि इसके सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो हम एंड द माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दिस। तो जो ह्यूमस है वो मेजर फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है सॉइल स्ट्रक्चर का, बिकॉज इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस। बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है ना, मतलब भुरभुरी सी हो जाती है, उसमें वाटर पूरा तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ मिनरल्स जो हैं पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और एयर का मतलब एयर का मूवमेंट हो सकता है, मतलब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो मतलब ह्यूमस वो जो है वो मेन फैक्टर है विच डिसाइड द सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स विथ इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, तो बहुत सारे द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट and the depth of the water are some factors that decide which plants will thrive on that soil। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें बताई गई हैं उससे ये पता लगता है कि किस टाइप के प्लांट्स वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, किस तरीके मतलब उस सॉइल पे किस तरीके के प्लांट्स रह पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल नो कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, वो टॉप मोस्ट लेयर होती है जो सॉइल की, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमस भी होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स in addition to the soil the soil particles is called top soil। ठीक है, ऊपर की जो सॉइल होती है ना, इसी पे जिसपे हम पेड़ वगैरह लगाते हैं वो एकदम टॉप सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है। एंड द क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करता है कि वहाँ पर किस तरीके की, मतलब मान लीजिए कि यहाँ की टॉप सॉइल बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कि इस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह रहेंगे तो फिर एनिमल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर उतना जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो नहीं है या उसमें ह्यूमस नहीं है तो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें अगर फार्मिंग प्रैक्टिसेस की, तो अभी हम लोगों ने बात की कि उससे दीज डेज अगर मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है नाउअडेज ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इसका यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर तो पॉल्यूट हो ही रहा है, क्योंकि इसके बाद हम वाटर भी उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो सॉइल है वो भी तो बंजर हो रही है, मतलब वो भी ख़राब ही हो रही है एक तरीके से। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसमें रह रहे हैं, मान लीजिए कि इस सॉइल में कुछ भी चीज़ लगी हुई है, उसके साथ हमने मतलब वहाँ पर हमने कोई भी क्रॉप्स ग्रो किए, उसके साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि उस सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो वो भी मर जाएंगे, जो कि हमारे मिट्टी को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं ना, और ज़्यादा फर्टाइल कर सकते हैं, तो वो मर जाएंगे ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि अर्थवॉर्म की, तो इनको क्या कहा जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस, बहुत ज़्यादा लूजन भी करते हैं सॉइल को, बहुत ज़्यादा ह्यूमस मतलब रिच ह्यूमस होता है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये सब नहीं रहेंगे तो जो सॉइल रहेगी वो काफ़ी जल्दी इनफर्टाइल हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड। तो जो रिमूवल है यूज़फुल कंपोनेंट्स का सॉइल से, और कुछ एडिशन है अदर सब्सटेंसेस का, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, सो विच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस ही बात है कि फिर जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की हम नहीं देख पाएंगे, एंड दैट दिस इज कॉल्ड एज soil pollution, that removal of the useful component from the soil and the addition of the other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution। अब जैसे कि soil की अगर हम बात करें, we see today in one place has been created over a long period of time. Some of the factors
that create the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of soil too। मान लीजिए एक प्लेस से दूसरी जगह चली जा रही है वो सॉइल, ठीक है, मतलब रिमूव होके दूसरी जगह चली जा रही है, तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो वाटर के साथ फ्लो हो करके या विंड के साथ फ्लो हो करके जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऊपर की लेयर है तो अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो ऊपर की लेयर उड़ करके देखिए चली जाती है, या बहुत तेज़ पानी बह करके जो बहुत ज़्यादा आज बारिश हुई, बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुई, तो ये ऊपर की लेयर बह करके चली जाती है। तो इफ़ ऑल सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे एंड द रॉक अंडरनीथ आर एक्सपोज तो वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ऑब्वियस सी बात है, और बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी बताई गई है 14.11 है, आपको सॉइल लेना है, 2 ट्रे लेनी है, एक में मस्टर्ड सॉइल लगाना है, मतलब मस्टर्ड का प्लांट लगाना है, और एक में आप राइस लगा सकते हो या ग्रीन ग्राम लगा सकते हो। आपको क्या करना है, उसमें रेगुलर बेसिस पे पानी देना है, उन दोनों ट्रेज़ में जहाँ जहाँ आपने लगाया हुआ है उन दोनों ट्रेज़ में आपको पानी देना है। फर्स्ट ट्रे इज़ कवर्ड बाय प्लांट ग्रो एंड फिर अब कुछ दिन बाद आपको क्या करना है, बोथ द ट्रेज फिक्स देम इन दैट पोजीशन। अब उसके बाद कुछ दिन बाद आप क्या करना है, मेक श्योर दैट बोथ ट्रेज आर टिल्टेड सेम एंगल। अब जैसे ऐसे करके उनको टिल्ट कर देना है, टिल्ट इन द सेंस ये जो इस तरीके से दिखाया है ना, इस तरीके से टिल्ट कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब उनमें इक्वल अमाउंट में पानी डालना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डाला गया है पानी, ठीक है। इक्वल अमाउंट में आप पानी दोनों में ये देखिए डाला जा रहा है, ठीक। अब क्या है कि अब आप देखेंगे कि कौन सी ट्रे में से आपको ऑब्जर्व करना है, कौन सी ट्रे में से ज़्यादा सॉइल नीचे गिर कर के आए। तो आप देखेंगे कि जो पैडी की क्रॉप होगी उसमें ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन जो मस्टर्ड वाली होगी उसमें थोड़ा आप मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें हमने पानी डाला, अब क्या करना है हमको कि अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, थोड़ी हाइट से हमको पानी डालना है। जैसे अभी तक तो नीचे से डाल रहे थे, अब थोड़ा ऊंचाई से हमको इन दोनों पे पानी डालना है। तो अब क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब टॉप सॉइल रिमूवल वाला टाइप ये लोग दिखाना चाह रहे हैं ना। तो अब आपको इस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है कि क्या चीज़ होगी, टॉप सॉइल निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, या क्या चीज़ें होंगी। तो जो रूट्स रहेगी प्लांट्स की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती हैं सॉइल इरोजन। वी ऑल सॉइल इरोजन क्या है, जो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा प्लांट अगर नहीं ग्रो हैं किसी भी लैंड पे, तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी या हवा होगी तो वो उन मिट्टी को उड़ा के ले जाती है ना। और अगर हम देखें वाटर से तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है ना, फ्लडिंग। जब अगर मान लीजिए ये कोई लैंड है और इस लैंड पे पेड़ ग्रो हुआ है और ये कोई लैंड है यहाँ पर पेड़ ग्रो नहीं है, तो यहाँ पे चाहे जितना भी पानी गिरेगा उतना ज़्यादा सॉइल नहीं जाएगी जितना ज़्यादा यहाँ से हो जाएगी। क्या पता कि सॉइल इरोजन भी हो जाए, ठीक है। तो हमें सॉइल इरोजन से बचाना है, वो मिट्टी हमें जाने नहीं देनी है, वो उपजाऊ मिट्टी, वो फर्टाइल मिट्टी हमें जाने नहीं देनी है। तो ये जो लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, पेड़ को काटा जा रहा है, दैट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे जो है कि बायोडाइवर्सिटी ही केवल ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। फ्लड वगैरह देखिए कितना ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो कहाँ ट्रैप कर पा रही हैं वाटर को, नहीं कर पा रही हैं, वो है ही नहीं ट्रीज़ ना। तो वही चीज़ बताया गया है, नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो लीड्स टू अ सॉइल इरोजन। जो टॉप सॉइल है तब तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, जबकि वो पूरा वेजिटेटिव होती है, काफ़ी जल्दी सॉइल इरोजन होगा, टॉप लेयर आराम से निकल कर चली जाएगी। तो जिसकी वजह से जो हमें है कि फर्टाइल सॉइल नहीं मिल पाएगी और हम कुछ भी ग्रो भी तो नहीं कर पाएंगे फिर ना। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, पेड़ को बचाना है, पेड़ को लगाना है और सॉइल इरोजन से बचाना है। एंड दिस इज एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन्स, ठीक है। तो this process of soil erosion is very difficult to reverse and vegetative cover on the ground has role to play in the percolation of water into the deeper layers too. Okay, so basically हमको करना क्या है कि हमें वाटर पॉल्यूशन भी होने से बचाना है, सॉइल इरोजन से भी बचाना है, सॉइल को भी हमारे बचाना है, उसमें से मिट्टी उपजाऊ हमारी पूरी मतलब हमें मिलनी चाहिए। जो टॉप सॉइल है वो जो कि फर्टाइल है हमको मिलनी चाहिए वो, ताकि हम और प्लांट्स ग्रो करें। और प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन से बचा जा सके, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द बायोजियोकेमिकल्स
ओके। इसमें हमें साइकिल्स पढ़नी है, वाटर साइकिल पढ़नी है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, एंड ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल पढ़नी है, ठीक है। तो दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एज वेल एज शेयरिंग, ठीक है। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, like it and subscribe it with your subscribe also, okay। So see you in the next video. Thank you.